हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां, और ये लिखा गया है श्री नागार्जुन के द्वारा। तो आइए इसके शीर्षक को हम पहले समझते हैं। हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो नदी है हमारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी हिमालय से ही निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो इसीलिए हिमालय की बेटियां कहा गया है नदियों को। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो नदी है, हम लोग भी अभी तक नदी हम क्या किए हैं कि दूर से ही देखते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो अभी तक उन्होंने नदी को दूर से ही देखा था। जैसे कि समतल भूमि, समतल पे नदी बहती है ना, शांत बहती है और शांत बहती है। और कभी कभी उसमें जैसे कि बाढ़ आ जाते हैं तो उसमें हलचल दिखाई देती है, जैसे कि उसकी धारा तेज़ हो जाती है, बाढ़ आ जाते हैं, शहरों में पानी घुस जाता है, गाँव में पानी घुस जाता है ना। नहीं तो ज़्यादातर क्या होती है, वो शांत ही होती है और अपने आप में खोई हुई लगती है। जैसे कि वो चुपचाप बहते जा रही है, बहते जा रही है, जैसे कि और कोई दूसरा काम नहीं, बस बहना ही उनका काम है। इसलिए कहा गया है कि अपने आप में वो खोई हुई लगती थी। और सम्भ्रांत महिला की भांति भी प्रतीत होती थी। जैसे सम्भ्रांत महिला सुशील होती हैं, सम्भ्रांत महिला के तरह वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कह रहे हैं जो उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा और आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। लेखक कह रहे हैं जैसे कि बचपन में नदी में नहाने जाते हैं ना सभी बच्चे, तो इसलिए वो लेखक कह रहे हैं जैसे कि माँ, दादी, मौसी, नानी होती है ना, मामी हमारे होते हैं रिलेटिव, तो उनके गोद में जैसे हम खेलते हैं बचपन में, उसी तरह लेखक कह रहे हैं कि जैसे नदियों में हम नहाया करते थे बचपन में, उनकी गोद में खेला करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक कह रहे हैं कि जो ये नदी है सतलज, यमुना, गंगा, ये हिमालय पर जब लेखक गए, हिमालय पे चढ़ाई किए, जैसे कि इसमें कहा गया ना हिमालय के कंधे पर चढ़ा। हिमालय के कंधे के मतलब हिमालय की थोड़ी ऊंचाई पे चढ़े, काफ़ी ऊंचाई पे चढ़े जहाँ से नदियाँ निकलती है। तो रास्ते में देखे कि नदियाँ सब बह रही, हिमालय से पानी उतर रही है, जैसे बहते हुए झरना की तरह उतर रही है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो यही नदी है जो समतल में जाके इतनी बड़ी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का रूप ले लेती है, हिमालय पे तो ये कितनी पतली पतली दिख रही है। और उछलना कूदना, मतलब ये उछलना कूदना चट्टानों पे से टकराते हुए गिरती है ना नीचे, तो इसी को कह रहे हैं कि उछलना कूदना। और टेढ़ा मेढ़ा, कभी इधर बहना कभी उधर बहना, और खिलखिलाकर हंसना, जैसे कि आवाज़ आती है ना झरना के तरह, जो नदी पत्थरों से टकराती है, पहाड़ों से टकराती है, तो आवाज़ें आती हैं झर 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 की। तो इसीलिए कह रहे हैं कि खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है जब ये मैदान में आते हैं। तो लेखक कह रहे हैं जब ये मैदान में आ जाते हैं तब ये सब कहाँ गायब हो जाता है। तो मैदान में आने के बाद तो नदियाँ समतल रूप में लगातार बहते रहती है, निरंतर बहते रहती है, इसीलिए वो शांत हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कह रहे हैं जब किसी लड़की को देखते हैं, जब कोई लड़की को देखते हैं या किसी कली मतलब जो फूल नहीं खिले हैं अभी और कली बने हुए रहते हैं ना, बंद रहते हैं, फूल खिलते नहीं हैं, उसको कली कहते हैं। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो इतना कौतूहल नहीं होता, मतलब मन में इतना कौतूहल, बेचैनी नहीं आता है, इतना विस्मय नहीं होता है जितना कि मैं हिमालय की बेटियों को देखकर विस्मय हो गया हूँ और कौतूहल हो गया हूँ। मतलब जानने की जिज्ञासा आ गई है मन में कि कैसे, देखो कि यहाँ पर कितनी उछल कूद मचा रही है, पहाड़ों से टकरा टकरा कर गिर रही हैं और कितना खिलखिला के हंसती हुई गिर रही है।
और जब समतल मैदान में आती है तो ये शांत हो जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे मन में बहुत सारा कौतूहल है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कह रहे हैं जो इनके पिता हैं हिमालय, तो उनका जो विराट प्रेम है, लेखक कह रहे हैं जो नदियाँ अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी खुश नहीं है और भागी जा रही है, लगातार भागी जा रही है। और कहाँ जाना चाह रही है, उनका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाह रही है। जब वो अपने पिता का प्रेम पाकर वो अतृप्त हैं तो ऐसे कौन है जिनका प्यार पाकर वो खुश रह पाएंगे। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इसमें कहा जा रहा है जो बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, जो बर्फ़ को बर्फ़ कहा गया, बर्फ़ जो हिमालय पे बर्फ़ होती है ना जली, और नंगी पहाड़ियाँ जो पहाड़ के लिए कहा गया है, नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, जो पहाड़ों पे भी तो छोटी छोटी पहाड़ों पे घाटियाँ सब होती है ना, पेड़ पौधे हरा भरा रहता है। और बंधुर का मतलब है मुकुट, जो पहाड़ की चोटी होती है वो मुकुट जैसे देखने में लगती है कि जैसे कि हम हिमालय को कोई मुकुट पहना दिए हैं, इस तरह से प्रतीत होते रहता है पहाड़ का मुकुट। बंधुर का मतलब है मुकुट। अधित्यकाएँ का मतलब होता है जो पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर जो समतल मैदान जैसा बना होता है उसको अधित्यकाएँ कहते हैं। और सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा, जो घाटियाँ सब होती है ना पहाड़ के आस पास में, जो घाटियाँ सब होती है, काफ़ी जंगल होता है तो वो हरा भरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे बरसात और पानी हमेशा रहता है, इसलिए वो हरा भरा रहता है। तो सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा। और उपत्यकाएँ का मतलब होता है पहाड़ों के आसपास की घाटियाँ, जैसे कि आपने तराई की घाटी का नाम सुना होगा। तराई की घाटी बहुत काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा, पढ़े भी होंगे। तो ये सब इनका अर्थ है। ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो कह रहे हैं कि जो नदियाँ हैं इसका निकेतन इन सब जगहों से वो घूमते हुए आती है, नीचे समतल में आती है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक कह रहे हैं कि जब ये यहाँ से निकलकर खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तब इनको देवदार, ये सब जो पहाड़ पर के जंगल होते हैं ना, काफ़ी जंगल होते हैं, उनका नाम है, जैसे कि देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा का पेड़ आप लोगों ने समतल पर भी देखा होगा, कैल, ये जंगलों में पहुंचकर उनको अपने जो है हिमालय पर की बात कुछ याद आती होगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि शायद ही उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जो नदी है वो कह रहे हैं कि जब यहाँ से निकल जाती है तो उनको अपनी बीती हुई बातें याद आने लग जाती होगी। और बूढ़ा हिमालय मतलब जो हिमालय है उनको बूढ़ा कहा गया है। और नटखट बेटियाँ मतलब कि नदी जो है, जो हिमालय की बेटियाँ हैं, उनको नटखट कहा गया है। कितना सिर धुनता होगा, हिमालय के बारे में कहा गया होगा कि जब वो उनकी बेटियां निकल वहाँ से चली जाती हैं, समतल पे आ जाती हैं, तो वो कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितना परेशान होता होगा, कितना चिंता करता होगा कि मतलब वहाँ पे कैसा होगा उनका, कैसी होगी नहीं होगी। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन, जो उत्तर दिशा में है वो हिमालय, वो उनके बारे में कहा गया है कि वो मौन है, मतलब वो चुपचाप है, सिवाय उनके पास और रखा ही क्या, मतलब मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, वो मौन है, चुपचाप है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सब नदी के नाम हैं जो हिमालय से निकलती है।
तो उनको कहा गया है कि ये सब जो हिमालय की बेटियां हैं ये आँखों के सामने नाचने लगती हैं, मतलब आँखों के सामने ये आ जाती हैं, प्रतीत होने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र सोई कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में जो ये नदियाँ हैं ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? जो हिमालय है, जो दयालु हिमालय है, वो पिघल रहे हैं, वो लगातार पिघलते ही रहते हैं, लगातार पिघल रहे हैं। और जो उनका पिघला हुआ एक एक बूंद है वो इकट्ठा होकर महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। मतलब नदी का रूप लेकर वही प्रवाहित होती रहती है। जो हिमालय बूंद बूंद करके पिघलता है वही नदी का रूप वहाँ से ले लेती है और वहाँ से वो नीचे धरती समतल पर आके वो नदी के रूप में बहने लग जाती है। आगे देखते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय के इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक कह रहे हैं जहाँ से ये जो गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, तो लेखक कह रहे हैं कितना सौभाग्यशाली है वो पर्वतराज मतलब जहाँ से ये हिमालय नदियाँ निकल रही हैं उनको कहा गया है कि कितना सौभाग्यशाली है ये हिमालय, जहाँ जिनको इन दो महानदी, मतलब कि गंगा नदी तो भारत की सबसे बड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी भी, तो कह रहे हैं कि जो इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय इनको मिला है। काफ़ी सौभाग्यशाली है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कह रहे हैं कि जिसने भी सिर्फ मैदान में ही इन नदियों को देखा है उसके मन में ये बात से ये ख्याल शायद ही यह बात आ सकेंगे, उनके दिमाग में शायद ही ये बात आ सकेंगे कि वो हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर मतलब वहाँ पर उनका स्वरूप काफ़ी छोटा होता है, पतली सी नदी बन के वो नीचे आते रहती है। तो वह कह रहे हैं कि ये बच्चियां बनकर वहाँ पर कैसे अपने पिता माँ बाप के गोद में कैसे खेला करते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कह रहे हैं कि जो ये नदियां हैं अपने माँ बाप की गोद में नंग, जैसे बच्चे होते हैं ना अपने माँ बाप के गोद में कैसे खेला करते हैं, तो उसी तरह बताया गया है कि बालिका के रूप में पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले हो ना हो, क्योंकि पहाड़ी लोग होते हैं जो नदी को इस रूप में डेली देखते हैं, हमेशा देखते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके लिए आकर्षक हो ना हो, लेकिन हमारे लिए ये बहुत आकर्षक लग रहा है, देखने में लुभावना प्रतीत हो रहा है। और मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि हिमालय ससुर है और जो समुद्र है वो दामाद है। दामाद है मतलब यहाँ पर नदी का पति को ही दामाद कहा जाता है ना, पिता और दामाद का रिलेशन ऐसा होता है। तो समुद्र को दामाद कहा गया, मतलब कि नदी को पति के रूप में माना गया है समुद्र को, और हिमालय को ससुर बताया गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं होगा, ऐसा मालूम पड़ता है, उनको ऐसा प्रतीत होता है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी के लिए आया है, को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर लेखक कालिदास के विरही यक्ष है, उसके बारे में एक दूत है, उस एक लेख है, उसका यहाँ पर वर्णन करना चाहे हैं। जो बेतवा नदी है तो उनके लिए कह रहे हैं कि आप बहते जाना एक प्रेमी के तरह, जैसे कि नदी को यहाँ पर प्रेमी और जो उनको प्यार करने वाले होते हैं उनको प्रेयसी कहा गया है। तो नदी के लिए कहा गया है कि आप लगातार बहते जाना और अपना प्रतिदान मतलब अपना प्यार देते जाना, और जो तुम्हारे प्रेम करने वाले हैं, प्रेयसी हैं, वो तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। मतलब जो तुम्हारे प्रेमी हैं वो तुमको पाकर अवश्य ही बहुत काफ़ी खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यह बात
ये लेखक कह रहे हैं कि जो ये बात है ये चंचल नदियों को देखकर उनको भी, जैसे कि मुझे कहा गया यहाँ पर, तो लेखक अपने लिए कहे हैं कि मुझे अचानक याद आ गई, सोचा कि शायद उस महाकवियों को जो बहुत सारे महाकवि हैं ना लिखे हैं हिमालय और नदी के लिए, जो जिन्होंने अपना कविता या लेख लिखे हैं उनके लिए कहा है कि उन लोगों ने ही काफ़ी सचेतन रूप में नदियों को देखा होगा, हिमालय को देखा होगा, और उस पर लेख लिखने का अपने आप ही उनका, जैसे कि पेन उठ जाया करता है ना लेख लिखने के लिए, कवि होते हैं और जो लेखक होते हैं उनको अपने आप ही जो देखते हैं नेचर में किस चीज़ को, तो उनको लिखने के लिए अपने आप ही पेन उठ जाता है और वो लिखने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो और भी कवि हैं और महाकवि हैं उन्होंने भी नदियों पे काफ़ी सारा रचनाएं लिखे हैं। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जुदा जुदा मतलब अलग अलग, जैसे कि हम लोग देखते हैं समतल जगहों पर ही हम लोग देखते हैं, तो इसे कह रहे हैं कि वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर एक लेखक हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कह रहे हैं कि अगर माता से पहले उनको हम बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। कोई हर्ज नहीं है। उनको इस पाठ में पढ़ाया गया है कि नदियों को माता या बेटियाँ या बहन के रूप में देखा जाता है। अलग अलग लेखक ने, अलग अलग कवि ने अलग अलग उनको नाम दे करके अपनी रचनाएं लिखे हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी मतलब जिसे हम प्रेम करते हैं ना, एक प्रेमी होता है, एक प्रेमिका होता है ना, तो उनके लिए प्रेयसी लिया गया है कि अगर हम प्रेयसी के रूप में उन्हें देखते हैं तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है। लेखक कह रहे हैं कि ममता का एक और भी धागा है जिससे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। वो धागा कौन सा है? वो धागा बहन का है। बहन के रिलेशन से भी, बहन के रिश्ते से भी हम नदी को जोड़ सकते हैं और बहन मान के भी हम नदी को देख सकते हैं। अपनी अपनी सबकी दृष्टि है, अपनी अपनी सबकी भावनाएं हैं देखने का और उनको मानने का। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक कह रहे हैं जो बहन का स्थान देकर कितने कवियों ने अपनी कविताओं को लिखे हैं बहन का रूप में, बहन के रूप में। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन उनकी भी ऐसी भावना हुई कि चलो उनको भावना हुई कि मैं भी एक कविता लिखता हूँ बहन मानकर, नदी को अपनी बहन मानकर। थो लिर तिब्बत नदी के लिए आया है की बात है, तिब्बत नदी की बात है। मन उचट गया था, मतलब मन उचट गया था मतलब तबीयत अंदर से कुछ ठीक नहीं था, उचट गया था, तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। लेखक कह रहे हैं कि तबीयत थोड़ा सा उनका ख़राब था, मन अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से कुछ बीमार जैसा लग रहे थे, तो क्या किए वो कि सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था और पानी में पैर लटका कर, सतलज नदी के में पानी में पैर लटका कर बैठ गए। थोड़ी ही देर में जो ठंडा पानी होता है ना नदी का, थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल से असर डाला, मतलब उनके मन में थोड़ा सा परिवर्तन आने लग गया। ठंडा जल में पैर रखने की वजह से थोड़ी ही देर में उनको कुछ अच्छा महसूस होने लग गया, जैसे कि तबीयत उनको ठीक लगने लग गया, मन अच्छा लगने लग गया, तन और मन ताज़ा हो गया। लेखक कह रहे हैं कि तन और मन दोनों ताज़ा हो गया और मैं लगा कुछ थोड़ा गुनगुनाने लग गया, कुछ गाने लग गए, गुनगुनाने लग गए। तो देखिए क्या लेखक गुनगुनाने लग गया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक ने बहन मानकर एक नदी पे कविता गुनगुनाने लगे। जब उनका तबीयत ठीक हो गया तो एक कविता गुनगुनाया और इसमें नदी को बहन उन्होंने माना है। चलिए इनका देखते हैं कि अर्थ क्या है।
लेखक कह रहे हैं जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज नदी के लिए यहाँ पर लिखे हैं। सतलज नदी के पास वो बैठे थे ना पानी में पैर रख के, तो सतलज नदी के लिए लिखे हैं जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बोल रहे हैं कि जय हो मतलब कि मैंने पैर, इतना तबीयत खराब था मेरा और मैं जब पैर रख करके बैठा तो मन मेरा तुरंत ठीक हो गया, इसलिए तुम्हारा जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी लीला है उस पर मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है, काफ़ी अचरज हो रहा है। बहन तुम्हारी, बहन कह रहे हैं कि बहन तुम्हारी लीला अचरज है, बहुत प्यारी है लीला। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, बोल रहे हैं मुदित मतलब मन खुश हो गया, और जो मन खुमारी था जैसे कि तबीयत खराब था उनका, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोल रहे हैं कि मन हुआ मुदित मन, जिससे मुदित हो गया मन खुश हो गया और हट गया खुमारी। खुमारी मतलब जो उनका तबीयत खराब था वो हट गया, उनका मन काफ़ी खुश हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, जाऊँ मैं बोल रहे हैं बलिहारी मतलब तुम पे, बलिहारी मतलब बलिदान होता है कि मैं तुम पे बलिहारी जाऊँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, बोल रहे हैं कि तुम ये हिमालय की बेटी हो और हिमालय तुम्हारे पिता हैं। चिंतित पर, हिमालय के लिए कह रहे हैं कि चिंतित पर चुपचाप हिमालय चिंतित है कि जो उनकी बेटियां हैं उनके पास से दूर चली गई हैं, इसलिए वो चिंतित है और चुपचाप है। हिमालय चुपचाप भी है, उनके पास कुछ उत्तर नहीं है कहने के लिए, वो मौन है। जैसे कि पाठ में बताया गया है कि हिमालय के पास कोई जवाब नहीं है, वो मौन है। प्रकृति नदी की चित्रित तट पर, जो प्रकृति है उस पे नदी का जो चित्रित किया जाता है उस तट पे, अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी। अनुपम मतलब होता है बहुत सुंदर, अद्भुत मतलब कि मतलब बहुत अद्भुत है, और छाप हिमालय अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तो नदी के लिए कह रहे हैं कि जय हो तुम्हारी, जय हो सतलज नदी बहन तुम्हारी, जय हो। तुम्हारे पास आके मेरा मन एकदम मुग्ध हो गया, मन एकदम तृप्त हो गया है, मन एकदम शांत हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशनुमा हो गया। ये कविता, ये लेख निबंध है, लिखा गया है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। तो धन्यवाद बच्चों, आपको मेरा ये लेख अच्छा लगा हो, मैं आपको अच्छे तरीके से किसी तरीके से पढ़ा पाई हूँ, समझा पाई हूँ, तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।